हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 ईंटें, मनके और अस्थियाँ के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 3 प्रोवाइड कर दिया हूँ, चैनल पर पड़ा है, जाके देख लेंगे। तो साथियों, विस्तार से था उसमें और MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पी थे। अब एक क्वेश्चन आंसर में अब इस वीडियो में कराने चल रहा हूँ, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसके अलावा आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पूछा जाएगा। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ एक क्वेश्चन विकल्प के रूप में आपको मिलेगा। तो सभी लोग इसे लास्ट तक देखिए। और प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न। अध्याय 1 एक क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 हिस्ट्री। क्लास 12 हिस्ट्री। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर किया गया, क्योंकि यह संस्कृत प्रथम बार खोजी गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिस्ट्री क्लास 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां की क्या विशेषता थी? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्रायः छोटी होती थी तथा इनके बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ, तो आप इसका अध्ययन कर लीजिए। अब आपको यह वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्वविदों के आहार संबंधी आदतों के विषय में किससे जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की? तो उत्तर क्या हो जाए? पुरातत्वविदों ने जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों के नाम के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हड़प्पा स्थलों में कहाँ से बाजरे के दाने मिले हैं? उत्तर, गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थलों से बाजरे के दाने मिले हैं, यानी गुजरात में मिले हैं। गुजरात में मिले हैं, टाइप होने थोड़ा छूट गया था, मिले हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? बनावली हरियाणा तथा चोलिस्तान पाकिस्तान के कई स्थलों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्व यह मानते हैं खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता है। तो वैसे बिना बैल के हल प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि बैल है तभी हल खींच पाएंगे। ये तो आप वैसे बना के भी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा पुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का अनूठा पहलू विकास है शहरी केंद्रों का, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदड़ो है।
अब मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? तो दुर्ग तथा निचला शहर। इसके अनुसार ले लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा स्थल को किसने नष्ट कर दिया था? हड़प्पा स्थल को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। जो ईंट चुरा ले गए थे, ईंट चुराते चुराते सब नष्ट हो गया और उसका कुछ बाढ़ आ गई, बाढ़ से नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्या अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? उत्तर, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे। पहला निदेशक जो है पुरातत्व का कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? सामान्य अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से किसी एक का नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति से किया गया। ग्रिड पद्धति साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगा साथियों, टाइप करने में, इसलिए आप लोग मिल करके लाइक कमेंट से इसको भर दीजिए। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। उत्तर, सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति जालनुमा में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 19 के दो नंबर क्या है? ईंटों नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। 20 नंबर क्या है? किन्हीं दो हड़प्पा स्थलों के नाम बताए जहां पर पूरी बस्ती किलेबंदी थी। उत्तर क्या है? पहला है धौलावीरा, नंबर 2 लोथल। ये दोनों हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मोहनजोदड़ो का कौन सा भाग आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित किन्हीं दो प्रमुख संरचनाओं का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो? माल गोदाम, 2 विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 23, उन दो विधियों के नाम बताइए जिनके द्वारा हड़प्पाई लोगों की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया जाता है। उत्तर क्या हो? समाधान तथा विलासिता की वस्तुओं की खोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार कितना था? तो उत्तर क्या हो? मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार 125 हेक्टेयर में था। 125 हेक्टेयर में था। अब नेक्स्ट चलिए देखिए, अब चनहूदड़ों का विस्तार कितना था? उत्तर, चनहूदड़ों का विस्तार 7 हेक्टेयर में था। 26, हड़प्पा सभ्यता में कौन से नगर शंख से बनी हुई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों शहर समुद्र तट के समीप स्थित थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा? हड़प्पा वासी कार्निलियन एवं सेलखड़ी कहाँ से मंगाते थे? तो उत्तर, हड़प्पा वासी कार्निलियन भणौज गुजरात से एवं सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मंगाते थे। ये आपको समझना है। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मंगाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 28, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? खेतड़ी राजस्थान क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख 26 चिन्ह हैं। अच्छा, खेतड़ी वाला, खेतड़ी राजस्थान, केवल आपको लिख देना खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, बस वहाँ पे धातुएं पाई जाती हैं, खेतड़ी। अब इसके बाद क्या है, अब आगे क्या, 30, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? उत्तर, हड़प्पाई बाट चल्ट नामक पत्थर से बनाए जाते, चल्ट नामक पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता के पतन कोई दो कारण। देखो अब क्या हुआ, उत्तर क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, ये दो महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने किया था? तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। चलिए यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के उस संगठन का नाम लिखिए जो पुरातात्विक उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा खंडहरों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इससे बढ़िया कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, किसने व कब संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो अथवा क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस डायरेक्टर जनरल का नाम लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। तो सन 1924 में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। यानी कौन, जॉन मार्शल। अब आगे क्या हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक S.N. राव हैं। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरातत्ववेत्ताओं के नाम लिखिए। तो कनिंघम व्हीलर, कनिंघम व्हीलर। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 37, किन्हीं चार भौतिक साक्ष्यों के नाम बताइए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मृद भाण, आभूषण, औजार तथा घरेलू सामान। अब आगे देखिए, नीचे दी गई मूर्ति को देखने और इसको पुराविदों द्वारा नाम दिए गए नाम को लिखिए। क्या है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो दिखाता हूँ। क्या है, देख सकते हैं, यही है मूर्ति। इस मूर्ति का नाम क्या है साथियों, चलिए इनकी नाम है मातृदेवी। ठीक, मातृदेवी। अब आता है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? इसकी कोई दो विशिष्ट बातें या विशेषताएं लिखिए। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा व सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। विशेषताएं, हड़प्पाई मोहरें सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र एवं एक ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन साक्ष्यों से मिलती है? तो चलिए इसका देखिए। अब देखो, नगरों तथा भवनों के अवशेष आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, नगरों तथा भवनों के अवशेष, मृद भाण, आभूषण, औजार, पकी हुई ईंटें एवं घरेलू सामान, पत्थर के फलक, मोहरे एवं बाट, सवाधान एवं जानवरों की हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हड़प्पाई लोगों द्वारा पाले जाने वाले एवं उन्हें ज्ञात जंगली पशुओं के नाम लिखिए। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया। अब आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पाई लोगों के पालतू पशुओं में भेड़, बकरी, भैंस, सांड एवं सुअर प्रमुख थे। हड़प्पाई लोगों को वराह, सुअर, हिरन एवं घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों की जानकारी भी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हड़प्पा कालीन कृषि
प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषताओं के नाम लिखिए। अब इसे देखिए, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नाम लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता द्वारा के लोगों द्वारा मुख्यतः नहरों, कुओं, जलाशयों का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था। अब आगे क्या है, सोर्तुघई अफगानिस्तान नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद फिर 2, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी प्रयोग किया जाता था। नंबर 3, धौलावीरा गुजरात के जलाशयों के अवशेष मिले जिनका उपयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। चलिए अब आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता काल में बर्तन एवं चक्कियाँ किन किन वस्तुओं से बनाई जाती थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता काल में बर्तन पत्थर, धातु, मिट्टी आदि से बनाए जाते थे। चक्कियों का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। देख सकते हैं, जो प्रयोग चक्कियाँ अनाज पीसने के लिए किया जाता था। चक्कियाँ बनाने के लिए बहुत ही कठोर कंकरीले अग्निज एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों से कौन कौन से प्रकार की चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता से पुरास्थलों में 2 प्रकार की चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं। वे चक्कियाँ जिन पर एक दूसरा पत्थर रखकर आगे पीछे चलाया जाता था। वे चक्कियाँ जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए एवं जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है, इसकी दुर्दशा का क्या कारण है। तो उत्तर, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसकी दुर्दशा का प्रमुख कारण ईंटों की चोरी था। ईंट चुराने वालों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस चौर कर्म द्वारा इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई थी। अब क्या है, मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं। उत्तर, मोहनजोदड़ो के निम्नलिखित वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं। नगरों का 2 भागों में भी विभाजन। अब आगे क्या है, नंबर 1, जल निकासी की समुचित व्यवस्था। सड़कों एवं गलियों का ग्रिड पद्धति में निर्माण किया जाना। नंबर 3, आवासों का निश्चित योजना के अनुसार निर्माण किया जाना। अब नंबर 4 क्या हो जाएगा, समान आकार की ईंटों का प्रयोग करना। इसकी क्या है, विशेषता है। चलिए, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नंबर 1 उत्तर में क्या है, देखो, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य आवासों की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था जिसका फर्श ईंटों से निर्मित होता था। स्नानागार की नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। नंबर 2, मोहनजोदड़ो के कई आवासों में कुएं थे जो प्रायः ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। संभवतः इनका प्रयोग राहगीरों के द्वारा किया जाता था। अब आगे क्या है, आप किन आधारों पर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। उत्तर क्या हो जाएगा, हम निम्नलिखित आधारों पर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। चलिए आगे देखिए कैसे, प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था। गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था थी। गलियों की नालियाँ ढकी हुई थी जिनकी नियमित रूप से सफाई होती थी। विशाल स्नानागार में लोग विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान करते थे। ये विशेषता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या, हड़प्पा सभ्यता स्थलों से मिले समाधान मिस्र के पिरामिडों से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर क्या हो जाएगा, मिस्र के कई पिरामिड राजकीय समाधान थे
इनमें शवों के साथ विशाल मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। इसके विपरीत हड़प्पा के शवाधारों का संबंध साधारण लोगों से था, जिन्हें गर्मों में दफनाया जाता था तथा इनके साथ बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं नहीं रखी जाती थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा कालीन संस्कृति के शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के आधार का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रस्तर, पिंड, पूरे शंख और तांबा अयस्क। जैसे तांबा है राजस्थान खेतड़ी पाया जाता है, राजस्थान खेतड़ी में तांबा मिलता है। अब आगे, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, माल, कूड़ा करकट आदि पूरा तत्व यहाँ पे है, देखो, हाँ पूरा तत्व यहाँ से। पुरातत्वविदों के हड़प्पा कालीन संस्कृति में शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के आधार हैं। अब नेक्स्ट, चनुहुदड़ों। लोथल एवं चनुहुदड़ों हड़प्पाई स्थलों पर दस्तकारी के उत्पादन की तकनीक, विशेषकर मनका बनाने की तकनीक को स्पष्ट कीजिए। लोथल और चनुहुदड़ों हड़प्पाई स्थलों पर मनके बनाने के लिए कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस तथा पकी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। मनकों को उत्कीर्णन या चित्रकारी अथवा रेखा चित्र द्वारा सजाया जाता था। सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर भी मनके तैयार किए जाते थे। कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पहले पत्थरों के पिंडों को परिष्कृत आकार में तोड़ते थे, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप देते थे। घिसाई, पालिश तथा इनमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी उसका। अब आगे क्या है, नेक्स्ट, राजस्थान में विकसित हड़प्पाकालीन गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये सब अथवा करके हैं, सब एक ही हैं। अब उसके बाद क्या, उत्तर, पुरातत्वविदों ने राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पा मृद भांडों से भिन्न थे। नंबर 2, यहाँ तांबे की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में खेतड़ी है, खेतड़ी में तांबा मिलता है। अब आगे क्या है, हड़प्पा लिपि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। हड़प्पा लिपि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हड़प्पा लिपि वर्णमालीय न होकर चित्र में थी। यह लिपि संभवतः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। साथियों यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इस लिपि का देखिए, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे रहस्यमयी लिपि ही कहते हैं। अब आगे क्या है, पुरोहित राजा क्या हैं। तो मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है जो कंधे तक एक धोती जैसा वस्त्र पहने हैं। इस प्रकार की सभ्यता रखने वाली कुछ मूर्तियां मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, जहां उन्हें पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है। अतः हड़प्पाई परिप्रेक्ष्य में भी इसे पुरोहित राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आगे क्या है, अंत कैसे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। विभिन्न कारणों से यह संतुलन टूट गया तथा इस सभ्यता का पतन हो गया। हालांकि इसके पतन के कारणों के विषय में पुरातत्वविद एकमत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन अंत के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई,
अत्यधिक वृष्टि वर्षा अगर हो गई, नदियों का सूख जाना तथा मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये सब क्या है? ये सब हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है, दिखाया गया है। अब उसके बाद पूरा स्थल तथा टीले के विषय में आप क्या जानते हैं? पुरातत्व स्थल, उत्तर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं एवं संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग तथा फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूखंड के लगातार उपयोग एवं पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहा जाता है। अब आगे क्या है? आध शिव क्या है? आध शिव क्या है? उत्तर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर मुद्रा, जिस पर एक योगी की आकृति मिली है एवं उनके चारों ओर पशु भी अंकित हैं, उसे शिव का आदि रूप अथवा आदि शिव कहते हैं। आदि शिव कहा जाता है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव कहा है। अब आगे क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में संस्कृत का शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पुरातत्व संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ऐसे समूह का संबंध प्रायः एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र एवं कालखंड से होता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पूरा वस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक एवं पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान एवं गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं। एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आरंभिक हड़प्पा एवं हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, स्पष्ट कीजिए। अब देखो अथवा अथवा करके हैं, ये भी है क्वेश्चन, ये भी ध्यान कर लीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हड़प्पा में विकसित सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृद भांड जैसी शैली से संबंध थी और इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन एवं कई शिल्पकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रायः बस्तियां छोटी होती थी एवं इनमें बड़े आकार की संरचनाओं का अभाव था। कुछ स्थलों को बड़े पैमाने पर जलाए जाने के प्रमाणों से एवं कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने के साक्ष्यों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि आरंभिक हड़प्पा एवं हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के मुख्य साधन कौन से थे? तो अथवा क्या हो जाएगा? उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के प्रमुख साधन तौर तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों पर आश्रित थे। ये लोग कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जानवरों के से आहार प्राप्त करते थे। मछली उनका प्रमुख आहार थी। नंबर 2, अनाजों के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, चना, दाल, तिल आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा स्थलों में कई स्थानों से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आ गया है बाजरा और चावल के आहार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं और चावल के दानों के अवशेष लोथल से अल्प मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि चावल का आहार के रूप में प्रयोग अल्प मात्रा में ही होता था। अब 4 नंबर देखिए, भैंस, भेड़, बकरी तथा सूअर से भी हड़प्पा संस्कृति के लोग आहार प्राप्त करते थे। संभवतः वह पशुपालन का कार्य करते थे। 5 नंबर में क्या है? आहार के रूप में हिरण व घड़ियाल के मांस के प्रयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं, परंतु इनकी शिकारी प्रवृत्ति के बारे में अनिश्चितता है कि यह शिकार स्वयं करते थे या अन्य शिकारी समुदायों से प्राप्त करते थे। पक्षियों के मांस को आहार के रूप में प्रयोग करने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आगे क्या हो जाएगा? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। आगे क्या है? उत्तर हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना समकालीन सभ्यताओं
से कहीं अधिक श्रेष्ठ ही हड़प्पा शहर की नगर योजना की मुख्य विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। हड़प्पाई शहर नियोजित रूप से 2 टीलों पर निर्मित होते थे। ऊपरी टीला छोटा तथा ऊंचा होता था। इसकी मजबूत किलेबंदी भी होती थी। निचला शहर विकसित होता था। इसमें सामान्य जनता निवास करती थी। नेक्स्ट, हड़प्पाई नगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सुनिश्चित जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी भवनों में नालियां बनी होती थी जो सड़कों के मेन होल में जाकर खुलती थी, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रहती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे, जिनका आकार समान 4:2:1 होता था। अब क्वेश्चन 4 नंबर और क्या है। नगरों में सार्वजनिक इमारतों के लिए भी पर्याप्त स्थान होता था। ये सार्वजनिक निर्माण सुनियोजित तथा उच्च गुणवत्ता के होते थे। नंबर 5 क्या है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगर नियोजन की वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में हमें जो नगर नियोजन दृष्टिगत होता है उसकी वर्तमान संदर्भ में भी उपदेयता है, क्योंकि वर्तमान समय के नगरों में भी उसी प्रकार की संरचना का विकास किया जाता है जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में विद्यमान थी। इन दोनों नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। दुर्ग क्षेत्र, जहां शासक तथा उच्च अधिकारी रहते थे, और निचला, चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, निचला शहर, जहां निम्न वर्ग के लोग रहते थे। अब आगे क्या है। आधुनिक नगर नियोजन भी कुछ इसी तरह होता है। एक तरफ उच्च लोग के निवास होते हैं तथा दूसरी तरफ मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों के निवास होते हैं। दोनों नगरों में सड़कों की पूरी व्यवस्था रखी जाती थी, जो आज के नगरों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोनों नगरों में सड़कों का निर्माण भी वर्तमान नगरों की भांति ही किया गया। वर्तमान में भी यदि किसी नगर का निर्माण किया जाता है तो उसमें वही तत्व परिलक्षित होते हैं जो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में विद्यमान थे। प्रत्येक घर में कुआं होता था। अपशिष्ट पानी निकलने के लिए प्रत्येक घर में नालियां बनी होती थी एवं सभी घरों में खिड़कियां होती थी। आगे क्या है। इन दोनों नगरों में सड़कों का ढाल इस प्रकार बनाया जाता था कि हवा चलने के साथ साथ सड़कों की सफाई हो जाती थी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर नियोजन की प्रासंगिकता, क्योंकि आज भी नगरों का नियोजन ऐसे ही किया जाता है जैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में किया गया था। अब आगे क्या है। चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो सभ्यता के गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं बताइए। देखो, अथवा अथवा करके कई बार पूछा गया है इसे, तो उत्तर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सभ्यता निचला शहर गृह स्थापत्य का अनूठा उदाहरण पेश करता है। इस सभ्यता में गृह स्थापत्य की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। क्या है। आवासीय भवन मुख्यतः एक आंगन पर केंद्रित था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। आंगन, नंबर 2, आंगन संभवतः खाना पकाने तथा कटाई करने, खासकर गर्म और शुष्क मौसम में जैसी गतिविधियों का केंद्र था। नंबर 3, आवास के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के जरिए सड़क की नालियां से जुड़ी हुई थी। साथियों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न क्या है कि जो बड़ा है। अब प्रश्न एक क्या है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के निवासियों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा अथवा करके देखिए, इतने प्रश्न बने। तो अब हम जो है इसका हम चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर ये है। हड़प्पा संस्कृति के निवासियों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीकों के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। कृषि विधियाँ।
अब क्या है, हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थलों से जले हुए अनाज के दाने मिले हैं जो कृषि का संकेत देते हैं, परंतु वास्तविक कृषि विधियों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता है? मोहरों पर किए गए रेखांकन एवं, क्योंकि साथियों जो मैं अभी अध्ययन करा चुका हूँ उसी का एक बड़ा पार्ट है, बस कुछ नहीं इसमें। अब जो बड़ा पार्ट है वही है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे यहाँ बड़े हो गए, जो पढ़ करा चुके हूँ अभी किया जाता था। अब आगे क्या है, मोहरों पर किए गए रेखांकन एवं मेरी मूर्तियाँ एक संकेत देती हैं कि लोगों को वृषभ यानी बैल के विषय में जानकारी थी। इस आधार पर पुरातत्वविदों का यह मत है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों एवं बनावली हरियाणा में मिट्टी से निर्मित हल्के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। कृषि उपकरण क्या है? पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के औजार मिले हैं, जिनमें से उन्होंने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयत्न भी किया है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हाथों में फंसाए गए पत्थर के फलकों अथवा हाथ के औजारों का प्रयोग करते होंगे। सिंचाई क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पुरास्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती होगी, इसलिए सिंचाई से संबंधित कई प्रमाण मिले हैं। उदाहरण स्वरूप अफगानिस्तान के सोरतुघई नामक स्थान से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु पंजाब व सिंध में इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि इन प्रदेशों में प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होंगी, या फिर कुओं से प्राप्त पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से प्राप्त जलाशयों का उपयोग संभवतः जल के संचयन हेतु किया जाता था। इससे जल से कृषि फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक विशेषताएं इसका नगर नियोजन थी। उत्खनन में प्राप्त हुए इन नगरों के निर्माण के आधार योजना, निर्माण शैली तथा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट, शैली तथा, इसके बाद क्या है? शैली तथा आवास व्यवस्था में विलक्षण एकरूपता देखने को मिलती है। इस नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। क्या है? नंबर 1, व्यवस्थित सड़कें तथा गलियां। सिंधु घाटी के नगरों की सड़कें, संपर्क मार्ग एवं गलियां एक सुनिश्चित योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें व गलियां ग्रिड पद्धति से निर्मित थी एवं सड़कें सीधी और चौड़ी थी। सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? इससे प्राप्त पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से प्राप्त जलाशयों का उपयोग संभवतः जल के संचयन हेतु किया जाता था, जिससे जल से कृषि फसल की सिंचाई की जाती होगी। अब आगे क्या है? सर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे गिरी, यहाँ थोड़ा और ध्यान देना है आपको। यहाँ पे चलिए, एवं सड़कें और चौड़ी थी। गलियाँ ग्रिड पद्धति, सड़कें व गलियाँ ग्रिड पद्धति में निर्मित थी एवं सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी। सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट, अब आगे फिर क्या है?
सड़कों के मोड़ पर दीवारों के गोलाई बैलगाड़ियों, पशुओं तथा अन्य वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मोड़ पर मकानों की दीवारों में गोलाई रखी जाती थी, जिससे सड़क के मोड़ पर दृश्यता स्पष्ट रहे और आवागमन में कोई असुविधा न हो। गोलाई के लिए एक विशेष प्रकार की गोल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 3, नियोजित जल निस्तारण व्यवस्था। सिंधु घाटी में जल निस्तारण की व्यवस्था अति उत्तम थी। यहाँ सड़कें तथा गलियाँ लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ थीं, जो सड़कों की नालियों से मिलती थीं। सड़क की नालियाँ सड़क के दोनों ओर बनाई जाती थी। नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम से बनाई जाती थीं। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। नालियों का पानी आगे एक बड़ी नाली में गिरता था, जो पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। अब आगे क्या है? व्यवस्थित आवासीय भवन। आवास एक निश्चित योजना के अनुसार ही बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान में एक स्नानागार, आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। शौचालय व रसोई घरों में दरवाजों, खिड़कियों आदि की भी समुचित व्यवस्था थी। मकानों का कोई हिस्सा सड़क या गली की ओर निकला हुआ नहीं होता था। मकानों के निर्माण में प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अब आगे क्या है? विशाल स्नानागार तथा सार्वजनिक भवन। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक विशाल भवन मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक आकर्षण भवन मोहनजोदड़ो का है। विशाल स्नानागार है। इस भवन के केंद्र में एक खुला चौकोर जलाशय है, जिसके चारों ओर छतों वाले गलियारे और छज्जे हैं तथा समीप ही एक कुआं बना हुआ है। पुरातत्वविदों का मत है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर लोगों द्वारा स्नान हेतु प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की बस्तियों में नगर की सुरक्षा हेतु दुर्ग होते थे एवं दुर्ग के अंदर ही बड़े सार्वजनिक भवन होते थे। हड़प्पा खुदाई में एक 170 फुट लंबा और 130 फुट चौड़ा भवन मिला है। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह संरचना एक विशाल अनाज भंडार के रूप में प्रयोग की जाती होगी। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों के अन्य देशों से संबंधी की व्याख्या कीजिए। देशों के संबंधों की व्याख्या कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? देखो, आधुनिक पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नवीनतम शोधों से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासियों के कई अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिनका आधार वस्तु विनिमय था। अन्य देशों से संबंधों के बारे में निम्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। नंबर 1, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। रासायनिक विश्लेषणों से यह ज्ञात होता है कि ओमनी तांबे और हड़प्पाई पुरातत्व में अवशेषों दोनों में निकल धातु के अंश पाए जाते हैं। ओमनी स्थलों से एक विशिष्ट हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुए, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, जो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती है। अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन पात्रों में रखे सामान का ओमनी तांबे से विनिमय करते होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, संभवतः ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आयात का उल्लेख प्राप्त होता है। रोचक तथ्य यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश प्राप्त हुए। नंबर 3, अन्य देशों से संबंधों के बारे में संकेत करने वाली अन्य वस्तु जैसे मुहरे, नावतोल के बाट, पासे तथा मनकों से भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या है? हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध दूर दूर के देशों से मेसोपोटामिया
से होते थे। अब क्या है, बहरीन, मगान, मेलुहा आदि स्थानों का वर्णन मिलता है जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में स्थित है। ये लेख मेलुहा से प्राप्त कई उत्पादों का उल्लेख करते जैसे कार्निलियन, लाजवर्द, माड़ी, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। अफगानिस्तान तथा ईरान आदि देशों से भी व्यापारिक संबंधों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नंबर 4, व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। खुदाइयों से खड़ी मिट्टी के जहाज़ों तथा नौकाओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं उनमें ऐसे छेद हैं कि जिनमें चप्पुओं को डालकर उन्हें चलाया जाता था। जैसे नाव चलाते हैं तो एक डंडादार बना रहता है, वो बड़ा से लग्गा जिसको बोलते हैं, उसको डाल करके आगे बढ़ाते हैं। मोहरों और बर्तनों पर जो नौकाओं तथा जहाज़ों के चित्र बने हैं वे आजकल पंजाब और सिंध में प्रयोग में लाई जाने वाली नौकाओं की भांति हैं। आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। स्थल मार्गों पर यातायात हेतु बैलगाड़ियों, घोड़ों और ऊंट गाड़ियों का प्रयोग होता था। तांबा राजस्थान से समीप शंख, मूंगा, मोती आदि कठियावाड़ से तथा देवदार के वृक्ष हिमालय के आसपास के क्षेत्र से आते थे। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ता तथा शासक के संबंध में इतिहासकारों के मतों की विवेचना कीजिए। उत्तर क्या है, सिंधु सभ्यता में सत्ता के केंद्र और शासक वर्ग के विषय में पुरातत्व में विभिन्न मत दिए हैं, जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्टता 4000 वर्ष पूर्व की है। इस उत्कृष्ट और विकसित सुंदर सभ्यता में पाई गई एकरूपता इस बात की ओर संकेत करती है कि हड़प्पा सभ्यता के संचालन में कोई सत्ता अवश्य कार्य करती होगी। उदाहरण के लिए उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों, मोहरों, ईंटों, बाटों आज सभी में एकरूपता से परिलक्षित होती है। नगरों का नियोजन, व्यवस्थित सड़कें, साफ सफाई, जल निस्तारण व्यवस्था, सार्वजनिक भवन आदि सभी कार्य बगैर सत्ता के व्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं हो सकते। अतः इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता अस्तित्व में थी। सत्ता केंद्र तथा शासकों के अस्तित्व के प्रमाण पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता में, आगे चलिए देखिए, चलिए यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता में अस्तित्व में आई थी। सत्ता के केंद्र तथा शासकों के अस्तित्व प्रमाण पुरातत्व हड़प्पा सभ्यता में सत्ता केंद्र अथवा शासकों के विषय में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु फिर भी इसके संबंध में पुरातत्वविदों ने कुछ तर्क दिए हैं। क्या? नंबर 1, राजमहल या प्रासाद। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को राजमहल या प्रासाद की संज्ञा दी है, लेकिन प्रासाद संबंधी कोई अन्य भव्य वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई। संभवतः व्यापक कालखंड में भी वस्तुएं नष्ट हो गई हों। अब आगे क्या है, पुरोहित राजा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में एक पत्थर की विशिष्ट मूर्ति प्राप्त हुई है। पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहासकार वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, इसीलिए इस पत्थर की विशिष्ट मूर्ति को उन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी। मेसोपोटामिया की इन समानताओं के आधार पर उन्होंने इस पुरोहित राजा को अनुष्ठानिक प्रथाओं से जोड़ा जाता। अनुष्ठानिक प्रथाओं जो पूजा पाठ कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, वही है, प्रथाओं से जोड़ा। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाओं की जानकारी अभी तक तर्कसंगत रूप से समझी नहीं जा सकी। नेक्स्ट, और ना ही यह जानने के साक्ष्य उपलब्ध हैं कि वे लोग जो इन अनुष्ठानिक क्रियाओं को संपन्न करते थे। नंबर 3, सत्ता के केंद्र शासक का अभाव। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पाई समाज में सत्ता के केंद्र शासक नहीं होते थे, क्योंकि संपूर्ण समाज की सामाजिक स्थिति एक समान थी।
अनेक शासकों का अस्तित्व। कुछ अन्य इतिहासकारों की यह धारणा है कि हड़प्पा के समाज में वह कोई एक शासक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शासक अलग अलग थे और एक ही राज्य। कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक ही राज्य था। इस तर्क का आधार उन्होंने इस रूप में दिया कि पूरा वस्तुओं में प्राप्त समानताएं, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा अन्य विविध साक्ष्य इस मत को प्रमाणित करते हैं। निष्कर्ष: उपयुक्त परिकल्पनाओं के आधार पर अंतिम परिकल्पना ही सबसे अधिक तर्क संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि जन समुदायों द्वारा चलिए यह अब यहाँ देखिए, जन समुदायों द्वारा यहीं पर है, जन समुदायों द्वारा स्वयं ही ऐसे जटिल निर्णय लिए जाते होंगे और उन निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता होगा। तो साथियों, इसी के साथ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के साथ ये वीडियो है पूरा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे जहाँ से बन जाए। मैंने सारे क्वेश्चन अब इसमें आंसर सहित पूरा अटेंड कर दिए। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए, मैं इसी के साथ मैं आपके आगामी परीक्षा के लिए बधाई देता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हों। ऐसी आशा, उम्मीद, विश्वास साथ चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।